गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियांशु रैंक एकेडमी। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है। बेसिकली पिछले क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरी तरह से आपको कंप्लीट बता दिए थे, ताम्र प्रश्न का। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, उसकी खोज कैसे किए गया, इसे जानने का श्रेय किन्हें दिया गया और इनका सर्वेक्षण कौन किए, ये क्या किए, इनको खोदाई किसने किया, इन सभी चीज के बारे में समझेंगे। फिर सिंधु सभ्यता के आकार कैसे हैं, इसमें आकार में क्यों इन्हें त्रिभुजाकार ही कहा जाता है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो इन सभी चीज के बारे में इस क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि आपको वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में आपको कहीं पे किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होंगे और आपके अच्छे तरीके से भी होंगे। अभी हम पॉलिटिकल साइंस के आपके फाउंडेशन बैच स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में करेंगे, पहले हिस्ट्री का फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद ही। तो आपको हिस्ट्री का फाउंडेशन पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की बात है कि आदि ऐतिहासिक काल। चलिए नोट्स तो बाद में ही दे देंगे, पिछले क्लास का पूरा नोट्स दे दिए थे। तो चलिए हम पिछले क्लास में पूरा तरह से नोट्स देते कि जो हम इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे। तो भाई तो आपको याद रखना है कि इतिहास जो है हमारा, इतिहास को हम कितने कालखंडों में बांटे थे। तो इतिहास को हम 3 कालखंड में बांटे थे। कितने कालखंड में बांटे थे? 3। एक है हमारा प्री हिस्ट्री यानी प्री हिस्ट्री हम लिख रहे हैं बस, ये प्रागैतिहासिक काल। एक है हमारा प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, और एक है हमारा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। तो हम ये 3 भागों में हम बांटे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल और प्रोटो हिस्ट्री मतलब आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें क्या जानना था? तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें बेसिक रूप से सिंधु सभ्यता के बारे में जानना है, सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में जानना है। सिंधु सभ्यता, इसे ही हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सारे क्यों हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये भी इस क्लास में हम समझेंगे। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या होते हैं? तो प्रोटो आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल के जनक किन्हें माना जाता है? तो चार्ल्स मैसन को माना जाता है, जनक चार्ल्स मैसन को माना जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल को क्यों आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है? क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले हैं बट हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम लोग को समझने, उनकी लिपियां समझ नहीं आई हैं कि उनकी लिखने की क्या क्या लिपि है। अजीबो टाइप गरीबो टाइप की वो लिपि लिखते थे, इसी के लिए हम उनकी लिपि हमें समझ नहीं आए हैं। ठीक है, हाँ, तो उनकी लिपि हमें समझ नहीं आए हैं। तो हम बेसिकली हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आपको इसको मैप से हम समझाते हैं, ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कि सिंधु सभ्यता। हाँ, आपको यदि मैप से बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको ये वाला पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एक है कैलाश पर्वत, आपका यहाँ पे है आपका कैलाश पर्वत, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे है आपका कैलाश पर्वत। यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक तो यहाँ पे इस तरह से होकर के जाते हैं सिंधु नदी, और एक यहाँ से होकर के जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, हिमाचल अरुणाचल प्रदेश होते हुए, मतलब अरुणाचल प्रदेश होते हुए जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे ही है, ये पाकिस्तान चल जाते हैं, पठानकोट चल जाते हैं, ये चंडीगढ़ से इधर पाकिस्तान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पठानकोट चल जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसे हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के से क्यों जानते हैं। इसे हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी पहले हमें राजस्थान में देखने को मिलते थे, जिसे हक्कर और घग्गर के नाम से जाना जाता था। हाखरा घग्गर के नाम से उसे जाना जाता है। सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम इस सभ्यता को जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सरस्वती नदी है वह विलुप्त हो चुकी है, इसलिए हमें उसका अंश नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप प्रागैतिहासिक काल में अगर हमें ग्रंथों के बारे में पढ़िएगा, ऋग्वेद के बारे में पढ़िएगा, तो वहां पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में शायद इनके बारे में चर्चा है। किनके? सरस्वती नदी के बारे में। उस समय की सबसे पवित्र नदी बोला गया था सरस्वती नदी को। तो यहाँ पे सारे नदी बसे हुए थे।
तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये सारे जो नगर हैं, जो निवासी हैं, वो आकर के कहाँ पे बसे थे? सिंधु नदी या उनके सहायक नदियों के मध्य बसे थे, इसलिए इस नदी को इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस सभ्यता में इस शहर का, इतने बड़े जो एरिया का, जो शहर में सबसे पहले खुदाई किया गया था वह शहर था हड़प्पा। हड़प्पा नामक शहर का सबसे पहला खुदाई किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को कांस्य या तो कांसा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी सभ्यता में ही कांसा की खोज की गई थी। यह सभ्यता का विकास कितने से कितने मध्य हुआ? आपका इसका विकास 2600 बीसी से लेकर के कितना 2600 बीसी से लेकर के आपके 1900 बीसी तक माना जाता है इसका विकास। ये आपके हैं JCERT के हिसाब से, लेकिन आपके NCERT के हिसाब से इसका डेट है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी डेट दे सकते हैं। तो आपको सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्यों कहा जाता है, ये समझ में आ गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता के अधिकतर यह सभ्यता है, जैसे कि यहाँ पे रेखा बनाते हुए जाती है, एक है झेलम नदी। झेलम हिमाचल प्रदेश से जाती है चेनाब, फिर रावी, फिर हिमाचल प्रदेश से व्यास, और यहाँ से एक आता है आपका सतलज। कौन सी नदी आ जाते हैं? सतलज। और ये सारे जो नदियां आकर के कहाँ पे, ये व्यास नदी है ना, ये व्यास नदी ये यहाँ पे मिल जाते हैं, हरिके नामक स्थान पर मिल जाते हैं। और यहाँ से आते हुए ये सारे जो नदियां हैं वो पठानकोट, पाकिस्तान के पठानकोट नामक स्थान पर ये पांचों नदी, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज, 1 2 3 4 5, ये पांचों नदी आकर के पठानकोट नामक स्थान पर मिल जाते हैं। और इसी नदी के किनारे ही इस सभ्यता यानी कि अलग अलग नगरों का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली, लोथल, ये सब चीज का। सिंधु सभ्यता का जो अधिकतर जो शहर मिला है वह आपके गुजरात से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आपके ये गुजरात वाले क्षेत्र आपको देख रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे अधिक शहर गुजरात वाले एरिया से मिला हुआ है। लोथल गुजरात में ही है। लोथल आपके गुजरात में, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सारे धौलावीरा, ये सभी चीज कहाँ से हैं? तो धौलावीरा ये गुजरात में ही मिला हुआ है, सारे जो शहर है। तो ये आपके देख लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इन्हें जानकारी करने का श्रेय किन्हें जाता है, कि किन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता के खोज हुए तो हुए कैसे हुए? एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। सभी चीज के बारे में जानना है, ठीक है, बहुत व्यक्ति है इसमें। एक पहला है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, इसे ही इन्हें जनक माना जाता है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के जनक चार्ल्स, सॉरी हाँ ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन को ही इस सभ्यता का जनक माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है ये बचाएंगे। एक दिन हुआ क्या कि एक दिन ये जा रहे थे, एक ट्रेन पकड़ के पाकिस्तान से होते हुए ये कहीं पे जा रहे थे घूमने के लिए। तो इन्होंने देखा कि पाकिस्तान के जो लाहौर वाले स्थान है, इधर ये लाहौर वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो जमीन से ईंट निकाल रहे हैं। ट्रेन की पटरी बनाने के लिए जमीन से बहुत सारे जो लोग हैं ईंट निकाल रहे हैं। तब चार्ल्स मैसन का दिमाग ठनका कि ईंट कहाँ से निकाल रहे हैं, जमीन में तो ईंट बनता नहीं है, जमीन के अंदर अपने आप तो ईंट नहीं बन जाएगा, यानी कि कुछ तो जरूर है, समथिंग इज रोंग। कब कहा? 1826 ईस्वी में ये इन्होंने जानकारी दिया चार्ल्स मैसन। उन्होंने देखा तो उसका दिमाग घूम गया कि कुछ तो है, समथिंग इज रोंग, कुछ तो है बेटा, दया जांच पड़ताल कर। अब दया कौन है? कनिंघम, कनिंघम साहब दया हो गया। हमने कहते CID देखे हैं, दया पता लगाओ ये इसका पीछे का चाल कौन, किसका है। तो कौन है? ये तो हो गया आपका एक बेड हेड, और दया कौन हो गए? आपका हो गए कनिंघम। कौन है? कनिंघम। इन्हें पुरातात्विक विभाग के पिता माना जाता है, कनिंघम साहब को। इन्होंने 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में इसके सर्वेक्षण करना चालू कर दिया।
कि अब हम इसका सर्वेक्षण करेंगे। इसी समय तो लॉर्ड मैकाले का शासन था ना। इसी समय जो कनिंघम है, कनिंघम साहब जो है वो सिंधु सभ्यता का क्या करना चालू कर दिए, सर्वेक्षण करना चालू कर दिए। तो जानकारी कौन दिए, जानकारी देने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैसन, और इन्हें आदि ऐतिहासिक काल के पिता और इन्हें पुरातात्विक विभाग के पिता माना जाता है। और सर्वेक्षण करने का काम किन्होंने किया, तो सर्वेक्षण करने का काम करते हैं कनिंघम साहब। तो कनिंघम साहब जो है ये सर्वेक्षण करने का काम करते हैं। इन्होंने तो सर्वेक्षण कर दिया, लेकिन 1904 ईस्वी में कर्जन ने पुरातात्विक आयोग की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। पुरातात्विक आयोग की स्थापना 1904 ईस्वी में कर्जन ने करते हैं। पुरातात्विक आयोग की स्थापना करते हैं और उसका डायरेक्टर यानी कि निर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाते हैं। कौन, कर्जन। जो कर्जन साहब हैं ये क्या करते हैं, पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में करते हैं, और इसका जो अपना डायरेक्टर यानी कि निर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाते हैं। कौन, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, याद रखना, ये सब सारे नाम याद रखने, पूछे जाते हैं। सर जॉन मार्शल को बनाते हैं इसके डायरेक्टर। तब सर जॉन मार्शल ने क्या कहे कि दयाराम साहनी जो कि एक भारतीय व्यक्ति थे। कौन, दयाराम। ये 4 व्यक्तियों का नाम याद रखना है आपको। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी एक भारतीय व्यक्ति थे। उनको कहा इन्होंने कि दयाराम साहनी खुदाई कर दो, जानकारी दिए चार्ल्स मैसन। अब कहा कि कनिंघम साहब समथिंग इज रॉन्ग, दया पता करो यहाँ क्या है। कनिंघम 1853 ईस्वी में जाते हैं और पता कर लेते हैं। ये तो इतना बड़ा सभ्यता है भाई साहब। लेकिन पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में कर्जन करता है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना करता है कर्जन साहब। तब उन्होंने डायरेक्टर सर जॉन मार्शल को बनाता है। जॉन मार्शल का है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इसका खुदाई करवा के ही रहूंगा। दयाराम साहनी को पकड़े, दयाराम साहनी खुदाई कर। दयाराम साहनी तो कठपुतली, खुदाई करने चल गए। कब, 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सरस्वती सभ्यता, कांस्य सभ्यता, ये चारों सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं, और उन्होंने इसकी खुदाई करना चालू कर दिया। एकदम बेसिक रूप से कर दिया, चालू कर दिया। तब इन्होंने खुदाई करने के बाद एक तरह से पूरी तरह से सर्वेक्षण हो गया, खुदाई वुदाई हो गया। उसके बाद आप सर जॉन मार्शल साहब ने देख करके चौंक गए। इतने बड़े सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। और पूछा जाएगा विश्व की पहली ग्रामिक सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में बसा हुआ था, दजला और फ्रात नदी के मध्य। लेकिन विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। विश्व की द्वितीय नगरीय सभ्यता महाजनपद को कहा जाता है। तब सर जॉन मार्शल साहब ने 1924 ईस्वी में, कब, 1924 ईस्वी में इन्होंने कहा कि विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता की दर्जा इनके द्वारा घोषित कर दिए गए कि इससे पहले हम कभी भी इतना बड़ा और इतनी नगरीय, इतने व्यवस्थित सभ्यता नहीं देखे थे। कि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता था जिसका विकास एक तरह से नियोजित रूप से किया गया था। अभी के मानव और उस समय के मानव में इतना आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय के मानव के जल निकास प्रणाली से लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रणाली, उनके रोपण से हर एक चीज की जो प्रणाली थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि आप उसे देख करके चौंक जाएंगे यदि आप पढ़िएगा तो इसी के हम तो अभी क्लास ही में है, अभी तो स्टार्टिंग ही है ना, हम जानकारी देख रहे हैं। तो इन्होंने कर दिया 1924 ईस्वी में विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता की दर्जा किनके द्वारा किए गए, सर जॉन मार्शल ने घोषित कर दिया पूरे विश्व में। अब हम इतना जाने, चार्ल्स मैसन जानकारी दिया, रेल की पटरी खोज करने के लिए जा रहे थे भाई, तो देखा कि नीचे कौन ईंट निकाल रहा था, इससे उनको दिमाग ठनक के उन्होंने जानकारी दे दिया। 1826 में सर्वेक्षण 1853 ईस्वी में कनिंघम साहब का है। कनिंघम साहब को पुरातात्विक विभाग के पिता और चार्ल्स मैसन को आदि ऐतिहासिक काल के पिता माना जाता है। सर जॉन मार्शल से पहले 1904 ईस्वी में कर्जन ने पुरातात्विक विभाग
के जनक माने जाते हैं। तो पुरातात्विक विभाग के जनक, इन्होंने स्थापना की पुरातात्विक विभाग की स्थापना, और सर जॉन मार्शल को निदेशक बनाया। और सर जॉन मार्शल ने इनकी खुदाई करने का श्रेय दयाराम साहनी, इसे याद रखना है, 1921 ईस्वी दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की, और 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया। ठीक है, अब हम इसमें इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के आकार कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे छोटे मैप से हम समझाते हैं इस तरह से, और छोटा कर दें, चलिए इतना मैं आपको अच्छे तरह। तो सिंधु सभ्यता का हम फैलाव देखते हैं। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के हुए महाराष्ट्र, एंडिंग पॉइंट हम बताएंगे। उसके बाद ये पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर के आपको अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश, ये आपको ये इस तरह से क्रॉस बना ले हैं। उत्तर में एंडिंग पॉइंट कौन सा है? मांडा, मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, चिनाब नदी। और हमारा पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे है। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है यूपी में। एंडिंग पॉइंट में ही हम एरो दे रहे हैं, ठीक है, ये अफगानिस्तान, ठीक है। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पूर्व में। पश्चिम में सुतका गेंडोर, कौन सा? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। पश्चिमी विस्तार। और दक्षिण में दक्षिण से दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे? परवरा, परवरा नदी के किनारे। ये है आपके सिंधु सभ्यता के फैलाव। इतने बड़े, सोच रहे इतने बड़े वर्ग में सिंधु सभ्यता का फैलाव देखने को मिलता है। उत्तर में आप जाइएगा मांडा चिनाब नदी के किनारे, पूर्व में जाइएगा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में जाइएगा सुतका गेंड और दास्क नदी के किनारे, दक्षिण में जाइएगा दैमाबाद परवारा नदी के किनारे। इतने ज्यादा फैलाव आपको सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया है सिंधु सभ्यता को। समझ में आई? कहीं पे भी कोई मिस्टेक, कहीं पे भी आपको कुछ समझ आए या ना आए तो आपको कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो ये थे सिंधु सभ्यता के फैलाव इस तरह से। और ये किस तरह से है? ये एक त्रिभुजाकार के रूप में है। तो ये त्रिभुजाकार के रूप में बसे हुए हैं, इस तरह से हम त्रिभुज के रूप में हम इसे देखते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? तो एक त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो आपको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? फिर इसको हम बताए आपको, इसे कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांसा की खोज 2600, इसका डेट बताया कब हुआ था, इनकी जानकारी सर्वेक्षण चार्ल्स मैसन जॉन शर्मा से, ये सभी चीज को सिंधु सभ्यता के ये जो फैलाव है उनके बारे में भी पूरे अच्छी तरीके से बता दें। तो क्या इतने क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे? आगे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, एक एक सभ्यता के बारे में जानकारी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में क्या मिले, इन सभी चीज के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।